पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा और उसके बाद हत्या, ये सब देश की पूर्व राजधानी कोलकाता से सटे मुर्शिदाबाद जिले में हो रहा था। 4 तारीख को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन में पारित होता है और उसके बाद इसे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया जाता है। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद ये एक कानून बन जाता है। उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग देश के अलग अलग हिस्सों से इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग सड़कों पे उतर के इसका विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं और कई मुस्लिम सांसद इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचते हैं। और ये संवैधानिक हक भी है किसी भी व्यक्ति का। ये हमारा संविधान आज़ादी देता है कि वो अपने बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रख सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, सड़कों पे उतर सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। इसकी आज़ादी भारत का संविधान हर व्यक्ति को देता है। लेकिन जब से लोग सड़कों पे उतरने लगे और अलग अलग जगहों पे इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिला वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा, और उन्हीं प्रदर्शन का हिस्सा बना मुर्शिदाबाद ज़िला। हालांकि वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों का जो संख्या है वो अधिक है और वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने पहले 8 अप्रैल को हाईवे जाम किया और 8 अप्रैल से लेकर के ये धीरे धीरे प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ता गया और 11 और 12 तारीख को ये प्रोटेस्ट रौद्र रूप ले लिया। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय का जो इलाका था, हिंदू समुदाय के जो गांव थे, जो गलियां थे, उसमें हजारों की संख्या में लोग इस बिल को लेकर के प्रोटेस्ट करने निकले और जितने भी हिंदू समुदाय के घर उस बीच में आते गए उन्हें तोड़ फोड़, पत्थरबाजी उन घरों पे और उन घरों पे आग जली। और उसी में से यही भीड़ मुर्शिदाबाद के जाफराबाद इलाके में एक पिता और पुत्र हरगोविंद दास, तकरीबन 72 वर्ष के हरगोविंद दास और 40 वर्ष के उनके पुत्र चंदन दास को उनके घर से निकालकर, घसीटते हुए उनके दरवाजे को तोड़कर उन्हें घर से निकालकर और भीड़ ने उन्हें पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। वहाँ के लोगों का कहना था कि जब हम ये सब घटनाएं हो रही थी और जब लोग पुलिस को फ़ोन कर रहे थे वहाँ आसपास में जो पुलिस स्टेशन थी, हालांकि लोगों का कहना था कि ये जब घटना हो रही थी पास में ही पुलिस स्टेशन था, और लोगों ने जब फ़ोन करना शुरू किया तो पुलिस तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद पहुंचती है। ये भारतीय पुलिस का बहुत ही पुराना टेक्निक है, बहुत ही पुराना तरीका है कि घटना के 3 से 4 घंटे बाद पहुंचने का जो ये बहुत पुराना टेक्निक है पुलिस का। जल्दी पुलिस कहीं नहीं पहुंचती है, घटना के बहुत देर बाद वहाँ पुलिस आपको मिलेगी। ठीक वही होता है, 3 से 4 घंटे बाद घटना के पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस पहुँचने के बाद तब तक भीड़ अपना काम करके वहाँ से निकल गई। अब इनमें सवाल बनता है कि क्या पुलिस को इन सब चीज़ों का पहले से पता नहीं था? क्या पुलिस को नहीं पता था कि भीड़ निकलने वाली है? क्या पुलिस को नहीं पता था कि जब हजारों की संख्या में लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो उन्हें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए था? क्या पुलिस के पास पूर्व से कोई इस तरह के जुलूस को लेकर के क्या कोई पूर्व व्यवस्थाएं नहीं थी? अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? इन सब घटनाओं के बाद जो बिल पास हुआ उसमें ना तो चंदन दास थे और ना ही उनके पिता हरगोविंद दास, इनका तो कोई दोष नहीं था। बिल तो केंद्र में बैठे, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने पास किया था, उन्होंने इसे मंजूरी दिलाई थी। लेकिन जाने किन की गई, घर किन का लूटा, एक आम आदमी का ना तो इस बिल से उनका लेना देना था। हालांकि इसमें एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का भी मौत हुआ है। लोगों का कहना है कि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस के गोलियों से इनकी जानें गई। अब जाने कैसी गई हैं, वो पुलिस की गोलियों से गई हैं तो वो क्या कर रहे थे, वो भीड़ का हिस्सा थे या क्या, ये तो अलग विषय है, ये जांच का विषय है। लेकिन इन सारे घटनाओं में ना तो जिनका घर जला है, जिनका घर फूंक दिया गया है, उनका ना तो कोई दोष था और ना ही उस चंदन दास का कोई दोस्त था और ना ही उस पिता का कोई दोस्त था, 72 वर्षीय उस बुजुर्ग का कोई दोस्त था इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में।
वो तो कुछ जानते भी नहीं होंगे शायद, अगर देखा जाए तो, कि ये क्या हो रहा है। इनके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और हजारों लोग वहां से पलायन करके मुर्शिदाबाद के सटे ही एक गंगा उस पार जिला है, मालदा जिला है, वहां जाकर के राहत शिविरों कैंपों में लोग रह रहे हैं। ऐसी स्थितियां हमारे देश में हो जाती है। कोई भी अगर संशोधन होता है, किसी भी चीज को लेकर के जब बदलाव होते हैं तो लोग सड़कों पे उतरते हैं। उनका संवैधानिक अधिकार है, लोग सड़कों पे उतरें, अपनी बातों को रखें। लेकिन उसके आड़ में किसी का घर लूट लेना, किसी के घर को फूंक देना, किसी की जान ले लेना, इसका कतई हमारा संविधान कहीं से अधिकार नहीं देता है। लोग वहां से, ऐसी स्थितियां बन गई वहां 2-4 दिनों के अंदर कि लोग वहां से पलायन करके पास कहीं नदी उस पार के जिले में जाकर के राहत शिविरों में रह रहे हैं, मालदा में। और बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय के इलाकों में जो घड़े आती हैं कम संख्या में, जहां हिंदू हैं, वो लोग पलायन करके वहां जा रहे हैं। अब इसमें केंद्र सरकार दोष दे रही है ममता सरकार को, और ममता सरकार करे कि ये सब केंद्र सरकार का किया कराया है। लेकिन जब इन घटनाओं को देखा जाए तो पुलिस की जो वहां पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से वो फेल दिखाई देती हुई, क्योंकि पुलिस को पूर्व से ही चीजों की आशंका होनी चाहिए थी, इन व्यवस्थाओं करना चाहिए था। अगर पुलिस को पता था कि यहाँ से जुलूस निकलने वाला है तो उस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस को पहले से करनी चाहिए थी। लेकिन इन दोनों के बीच केंद्र सरकार ममता सरकार को कह रही है दोषी। केंद्र सरकार कह रही है कि ममता सरकार से वहाँ की जो सरकार है, कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो संभाली नहीं जा रही है, इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और ममता का कहना है कि ये सब केंद्र का किया कराया है, ये छवि खराब करने के लिए ये सब केंद्र हमारे साथ एक साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। लेकिन इन दोनों सरकारों के बीच जो जाने गई हैं, जिन घरों के लोग विस्थापित हुए हैं, अपने घर को छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ा है, जिनके घरों को फूंक दिया गया है, जिनके घरों को तोड़ दिया गया है, उनका तो कोई दोष नहीं था। और ये सिर्फ बंगाल की स्थिति नहीं है, इससे पहले मणिपुर में हुआ। अगर मणिपुर की घटना को देखा जाए तो वहां तो इससे और भयावह की स्थिति था। महिलाओं को नंगा सड़कों पे घुमाया गया। तब बीजेपी सरकार ने थोड़ा सा भी ये नहीं सोचा कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए था। पहले की सरकारों में ऐसा होता था, जब पहले की सरकारें होती थी, कोई भी घटना होता था, छोटा सा भी घटना होता तो मंत्री स्वतः इस्तीफा दे दिया करते थे। उन्हें लगता था कि ये जो चीजें हैं जनता के हक में हम नहीं कर पाए हैं और जनता के सुरक्षा प्रोटेस्ट को हम नहीं दे पाए हैं और इसकी जिम्मेवारी हमने लिया था और नहीं कर पाए, तो ये लोग इस्तीफा दे दिया करते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी मंत्री घटनाओं के बाद शर्मिंदा होकर के और इस्तीफा दे दे, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। और मणिपुर में भी इससे बड़ी घटना हुई, वहां के मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। आरोप प्रत्यारोप जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग विपक्ष के लोगों पे लगाते रहे, विपक्ष के लोग सत्ता में बैठे लोगों पे लगाते रहे और वहां के मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। तो इस तरह की घटनाएं होती है। कोई भी अपने कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बस एक तरफ आरोप और प्रत्यारोप लगाया जाता रहता है और इसमें आम आदमी पिसता है, आम आदमी की जाने जाती है, आम आदमी का घर बार छिन जाता है, लूट जाता है। मुर्शिदाबाद की तरफ फूंक दिए जाते हैं आम आदमी के घर, मणिपुर की तरह आम आदमी के घर को फूंक दिया जाता है और इस पे कुछ आम आदमी को इससे फायदा नहीं होता है। बाकी ऐसी घटनाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।